मनुष्य को ज्ञात सबसे प्राचीन शास्त्रों में वेद सबसे शीर्ष पर आते हैं और वेदांत वैदिक सार का परम शिखर है। आज दुनिया ऐसी समस्याओं से जूझ रही है जो इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई। अतीत में हमारी समस्याएं अक्सर बाहरी परिस्थितियों के कारण होती थी, जैसे कि भुखमरी, गरीबी, अशिक्षा, प्रौद्योगिकी का अभाव, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आदि। संक्षेप में कहें तो चुनौती बाहर थी। दुश्मन चाहे वो सूक्ष्म जीव के रूप में हो या संसाधनों की कमी के रूप में बाहर था। सीधे कहें तो मनुष्य अपनी बाहरी परिस्थितियों के दबाव में संघर्षरत रहता था, परंतु बीते 100 वर्षों में बहुत से बदलाव हुए हैं। मनुष्य के संघर्षों ने इस सदी में एक बहुत ही अलग और जटिल रूप ले लिया है। पदार्थ को किस तरह से अपने उपभोग के लिए इस्तेमाल करना है वह आज हम जानते हैं। परमाणु और ब्रह्मांड के रहस्य मनुष्य के अथक अनुसंधान के आगे ज़्यादा छिपे नहीं रह गए हैं। आज गरीबी, अशिक्षा और बीमारी अब ऐसी अजय समस्या नहीं रही जैसे पहले प्रतीत हुआ करती थी। इसी के चलते अब हमारी महत्वाकांक्षा दूसरे ग्रहों में बसने और यहाँ तक कि मृत्यु को भी मात देने की हो गई है। वर्तमान काल मनुष्य के इतिहास में सबसे अच्छा होना चाहिए था। इससे कहीं दूर हम अपने आप को आंतरिक रंगमंच में चुनौती के एक बहुत ही अलग आयाम पर पाते हैं। बाहरी दुनिया में लगभग हर चीज पर विजय प्राप्त करने के बाद मनुष्य पा रहा है कि वह आज पहले से कहीं ज्यादा गुलाम है, और यह एक अपमानजनक गुलामी है। सभी पर वर्चस्व जमाना और फिर यह पाना कि भीतर से एक अज्ञात उत्पीड़क के बहुत बड़े गुलाम है। मनुष्य भले ही प्रकृति पर अपना नियंत्रण बनाने में सफल हो गया हो, लेकिन वह स्वयं अपने आंतरिक विनाशकारी केंद्र द्वारा नियंत्रित है, जिसका उसे बहुत कम ज्ञान है। इन दोनों के साथ होने का मतलब है कि मनुष्य की प्रकृति का नाश करने की क्षमता असीमित और निर्विवाद है। मनुष्य के पास केवल एक ही आंतरिक शासक है, इच्छा उपभोग करने और अधिक से अधिक सुख का अनुभव करने की अनंत इच्छा। मनुष्य सुख का अनुभव तो करता है पर फिर भी स्वयं को अतृप्त ही पाता है। इस संदर्भ में आध्यात्मिका के शुद्ध रूप में वेदांत आज पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। वेदांत पूछता है भीतर वाला कौन है, उसका स्वभाव क्या है, वह क्या चाहता है, क्या उसकी इच्छाओं की पूर्ति से उसको संतोष मिलेगा। आज मानव जाति जिन परिस्थितियों में खुद को पाती है उसकी प्रतिक्रिया के रूप में आचार्य प्रशांत वेदांत के सार को आज दुनिया के सामने लाने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। उनका उद्देश्य वेदांत के शुद्ध सार को सभी तक पहुंचाना और वेदांत द्वारा आज की समस्याओं को हल करना है। वर्तमान की ये समस्याएं मनुष्य के स्वयं के प्रति अज्ञान से उत्पन्न हुई हैं, इसलिए उन्हें केवल सच्चे आत्मज्ञान से ही हल किया जा सकता है। आचार्य प्रशांत ने 2 तरीकों से वेदांत को जन सामान्य तक लाने का प्रयास किया है। पहला, उन्होंने कई उपनिषदों और गीताओं पर सत्र लिए हैं। उनकी व्यापक टिप्पणियां वीडियो श्रृंखला और पुस्तकों के रूप में उपलब्ध हैं। दूसरा, वे लोगों की दैनिक समस्याओं को संबोधित करते हुए उन्हें वेदांत के प्रकाश में सुलझाकर उनका मार्गदर्शन करते हैं। उनके सोशल मीडिया चैनल्स ऐसे हजार सत्रों के प्रकाशन के लिए समर्पित हैं। तो चलिए उनकी संक्षिप्त जीवनी का चर्चा कर लेते हैं। प्रशांत त्रिपाठी का जन्म 1978 को महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में हुआ था। वे 3 भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। उनके पिता एक प्रांतीय प्रशासनिक अधिकारी थे और माता एक गृहिणी। उनका बचपन ज़्यादातर उत्तर प्रदेश में ही बीता। माता पिता और शिक्षकों ने उन्हें एक ऐसा बालक पाया जो कभी शरारती था, कभी शरारत करता था तो कभी अचानक गहन चिंतन में डूब जाता था। दोस्त भी उन्हें एक अपरिमेय स्वभाव वाला याद करते हैं। अक्सर यह सुनिश्चित नहीं होता था कि वे मजाक कर रहे हैं या गंभीर हो रहे हैं। एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट होने के कारण वे लगातार अपनी क्लास में जो है अच्छे शीर्ष पायदान पर रहे हैं और एक स्टूडेंट के लिए उच्चतम संभव प्रशंसा और गिफ्ट उन्होंने काफ़ी सारे प्राइज़ भी प्राप्त किए हैं। उनकी मदर को आज भी याद है कि कैसे उन्हें अपने बच्चे के बेहतर शैक्षिक प्रदर्शन के कारण कई बार मदर क्वीन की उपाधि से सम्मानित किया जाता था। टीचर कहते थे कि उन्होंने पहले कभी ऐसा स्टूडेंट नहीं देखा जो मानविकी में उतना ही प्रतिभाशाली हो जितना विज्ञान में, जो भाषाओं में उतना ही निपुण हो जितना गणित में, और अंग्रेजी में भी उतना ही इंटेलिजेंट हो जितना हिंदी में। राज्य के तत्कालीन राज्यपाल ने उन्हें बोर्ड परीक्षाओं में एक नया मानदंड स्थापित करने और NCAA स्कॉलर होने के नाते एक सार्वजनिक समारोह में सम्मानित भी किया था। जब वे 5 साल के थे तो वे एक जिज्ञासु पाठक थे। उनके पिता के व्यापक गृह पुस्तकालय में उपनिषद जैसे आध्यात्मिक ग्रंथों सहित दुनिया के कुछ बेहतरीन साहित्य भी शामिल थे, यानी कि उनके घर में ही लाइब्रेरी थी, घर में ही बहुत सारी बुक्स उनको उपलब्ध थी।
लंबे समय तक वे घर के किसी शांत कोने में बैठ जाते और इन किताबों में ही डूबे रहते, जो केवल परिपक्व पुरुष ही समझ जा सकते थे। पढ़ने में खो जाने के कारण वे कई बार भोजन किए बिना ही सो जाते थे। 10 साल का होने से पहले ही उन्होंने पिता के पुस्तक संग्रह से लगभग सब कुछ पढ़ लिया था, यानी जितनी भी लाइब्रेरी में बुक्स रखी थी उन्होंने सब पढ़ ली थी, और वो और की डिमांड कर रहे थे कि मुझे और ला के दो। इसमें गहराई की शुरुआत लक्षण तब प्रकट हुए जब उन्होंने 11 साल की उम्र में कविताएं रचनी शुरू कर दी। बताओ, 11 साल की उम्र में कविताएं भी रचनी शुरू कर दी, और ये सब प्रभाव था उनकी लाइब्रेरी की बुक्स का, जो उन्होंने बचपन से ही पढ़नी शुरू कर दी थी। उनकी कविताएं रहस्यमयी रंगों से ओतप्रोत होती थी और ऐसे प्रश्न पूछ रही थी जिन्हें अधिकांश दर्शक भी नहीं समझ पाते। जब उन्हें ज्ञान ही इतना हो गया था तो उनके अंदर जिज्ञासा इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि वो अगर कविता भी होती तो उसमें क्वेश्चन होते थे कि ऐसा क्यों या ऐसा क्या। 15 वर्ष की आयु में कई वर्षों तक लखनऊ शहर में रहने के कारण उन्होंने अपने पिता की जो ट्रांसफ़र होता रहता था उसके कारण स्वयं को कभी दिल्ली के पास गाजियाबाद में पाया। तो बढ़ती उम्र और शहर के परिवर्तन ने उस प्रक्रिया को गति दी जो पहले से ही गहरी जड़ें जमा चुकी थी। वे रात में जागने लगे और पढ़ाई के अलावा अक्सर रात के आसमान को चुपचाप देखा करते। अब दिन तो बीत जाता, लेकिन कई बार वो रात में भी जागते, क्योंकि उनकी जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती थी। उनकी कविताएं गहराई में उतरती थी, उनमें बहुत सी रात और चांद को समर्पित थी। उनका ध्यान शिक्षा विदा के बजाय रहस्यवादियों की ओर तेजी से बढ़ने लगा। फिर भी उन्होंने शैक्षिक रूप से अच्छा प्रदर्शन करना जारी रखा। वो पढ़ाई उन्होंने बहुत अच्छे से करी और प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में प्रवेश कर लिया। उन्हें वहाँ एडमिशन मिल गया दिल्ली में। उसके बाद आईटीआई में उनका समय दुनिया को समझने और छात्र राजनीति में गहरी भागीदारी के बीच बीता। वे राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं में एक उभरते हुए डिबेटर और अभिनेता के रूप में भी सामने आए। वे परिसर में एक जीवन व्यक्ति, एक भरोसेमंद छात्र, नेता और मंच पर एक भावपूर्ण कलाकार भी थे। उन्होंने लगातार राष्ट्रीय स्तर की वाद विवाद जो प्रतियोगिताएं होती थी, भाषण प्रतियोगिता होती थी, वो सब उन्होंने जीत ली थी। उत्कृष्ट नाटक जो होते थे उसमें भी वो एक अच्छा अभिनय करते थे, उन्हें पुरस्कार भी दिए जाते थे। एक बार उन्हें एक ऐसे नाटक में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला जिसमें उन्होंने ना तो कोई शब्द बोला था और ना ही कोई कदम बढ़ाया था। वे लंबे समय से यह महसूस कर रहे थे कि जिस नज़र से अधिकांश लोग दुनिया को देखते हैं, जिस तरह से हमारे दिमाग ढहराबद्ध हो गए हैं, उसमें मूलभूत रूप से कुछ कमी है। वो देखते थे कि दुनिया किस तरह सोच रही है, और उनका जो सोचने का नज़रिया था वो काफ़ी गहराई में था, काफ़ी डीपली था, और इस कारण हमारे आपसी संबंधों, वैश्विक संस्थानों की संरचनाओं, समाज के कार्य करने के तरीके, मूल रूप से कहें तो हमारे जीने के ढंग में काफ़ी विकृति आ गई है। उन्होंने यह देखना शुरू कर दिया था कि मानव पीड़ा के मूल में स्पष्टता व समझ का अभाव है। वो समझते थे कि मनुष्य जो है गहराई से नहीं सोचता, जिसके कारण उसमें समझ की कमी है। वे मनुष्य की अज्ञानता, जनहीनता, गरीबी की समस्या, उपभोग की बुराई, मनुष्य, जानवर और पर्यावरण के प्रति हिंसा और स्वार्थ व संकीर्ण विचारधाराओं पर आधारित शोषण से बहुत परेशान थे, क्योंकि मनुष्य जो है वो गहराई से नहीं सोच रहा और अपने अज्ञानता के कारण समाज का, पर्यावरण का, पशुओं का, जीवों को सबका नाश कर रहा है। उनका पूरा अस्तित्व ही इस विस्तृत पीड़ा को चुनौती देने के लिए तैयार था। वो इसको चुनौती देना चाहते थे, और वे एक युवा के तौर पर उन्होंने भारतीय सिविल सेवा या प्रबंधन की राह चुनना एक सही कदम लगा। उन्होंने सोचा कि चलो मैं एक सिविल सेवा सर्विस में आ जाऊंगा तो शायद मैं कुछ कर पाऊँ, इसलिए उन्होंने ये रास्ता चुना। उन्होंने उसी वर्ष भारतीय सिविल सेवा और भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM अहमदाबाद में प्रवेश प्राप्त कर लिया। प्रशासनिक सेवाओं के आवंटन में उन्हें ISS का इच्छित पद ना मिल सका। साथ ही तब तक यह भी दिखने लगा था कि प्रशासन में रहते हुए क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। उन्होंने IIM जाने का चुनाव लिया। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ तो मुझे अपने पसंद का कुछ काम करने को मिलेगा नहीं, मैं तो बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहता हूँ, वो सब तो होगा नहीं। तो उन्होंने उसको छोड़ा और IIM में जाने का चुनाव किया। IIM में उनके 2 साल शैक्षणिक दृष्टि से काफ़ी अच्छे निकले। वे ऐसे नहीं थे जो सदा ग्रेड और प्लेसमेंट की दौड़ में ही लगे रहते थे, जैसा कि इन प्रतिष्ठित संस्थानों में होता ही है। वे नियमित रूप से गांधी आश्रम के पास की एक झुग्गी में संचालक एक गैर सरकारी संगठन में बच्चों को पढ़ाते, साथ ही संगठन की चर्चा करते और खर्चा को देखने के लिए जो भी खर्चा होता था तो उसमें स्नातकों को गणित भी पढ़ा देते थे। इसके अलावा मानवीय अज्ञानता पर उनका जो गुस्सा था वो थिएटर के माध्यम से बाहर आता था। मतलब जो भी उन्हें गुस्सा आता था वो कहीं ना कहीं तो निकालेंगे, तो वो नाटकों में निकालते थे। उन्होंने खामोश, अदालत जारी है, गेंडा
पगला घोड़ा और 16 जनवरी की रात जैसे नाटकों में अभिनय के साथ साथ उनका निर्देशन भी किया है, यानी वो डायरेक्टर भी रहे हैं, प्रोड्यूसर भी रहे हैं। एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें एक ही समय पर 2 अलग-अलग नाटकों का निर्देशन एक साथ करना पड़ा। ये नाटक आस-पास और दूर-दराज से आए दर्शकों से खचाखच भरे आईआईएम के सभागार में हुआ करते थे। परिसर के लाभ केंद्रित और स्वार्थ प्रेरित माहौल में उन्होंने खुद को एक बाहरी व्यक्ति पाया। एक अस्तित्ववादी और विद्रोही नाटकों ने उन्हें अपनी पीड़ा को अभिव्यक्ति देने में मदद की और आगे के बड़े मंचों के लिए तैयार किया। तो नाटकों के द्वारा वो अपनी जो भी उनको विरोध होता था, जो भी लगता था कि दुनिया समझ नहीं रही है, समाज नहीं समझ रहा है, तो इसमें वो जो है नाटकों के द्वारा अपनी पीड़ा लिखते थे। अगले कुछ वर्ष, जैसा कि वे अपने शब्दों में कहते हैं, निर्जनता में व्यतीत हुए। इस अवधि को वे एक विशेष दुख, तड़प और तलाश के रूप में वर्णित करते हैं। शांति की तलाश में वे कॉर्पोरेट जगत की नौकरियों और उद्योगों को बदलते रहे। अब उन्होंने काफ़ी सारी नौकरियां भी करी कॉर्पोरेट जगत में, लेकिन उन्हें कहीं शांति नहीं मिली। जब शांति ही नहीं है तो पैसों का भी क्या करते। इसी तलाश में वे समय निकालकर अक्सर शहर और काम से भी दूर चला जाया करते थे। उन्हें धीरे धीरे यह बात स्पष्ट होने लगी कि वे क्या करना चाहते हैं और वह जो उनके माध्यम से व्यक्त करने के लिए पुकार रहा है। अब उनको धीरे धीरे यह एहसास हो रहा था कि क्या रखा है इस नौकरी में, मेरा जो मकसद है, जो मैं अंदर से, जो परमात्मा उनको बता रहा था कि तुम्हें ये करना, वो सब तो वो कर ही नहीं पा रहे थे। इसलिए अब उन्हें स्पष्ट होता जा रहा था कि मुझे करना क्या है। वह किसी पारंपरिक मार्ग से नहीं रह सकते थे। इस दिशा में उनका अध्ययन और संकल्प जोर पकड़ने लगा और उन्होंने बौद्ध ग्रंथों और आध्यात्मिक साहित्य के आधार पर स्नातकोत्तरों और अनुभवी पेशेवरों के लिए एक नेतृत्व पाठ्यक्रम तैयार किया। फिर उन्होंने कहा चलो मैं एक ऐसा पाठ्यक्रम बनाता हूँ जिसमें जो बड़े हैं उनको पढ़ाया जाएगा, स्टूडेंट हैं उनको पढ़ाया जाएगा। पाठ्यक्रम कुछ प्रतिष्ठित संस्थानों में शुरू भी किया गया उनका। कभी कभी अपनी उम्र से बड़े छात्रों को भी वो पढ़ाते थे। कोर्स सफल भी रहा और इसके लिए रास्ता साफ होने लगा आगे के लिए। 28 वर्ष की आयु में उन्होंने कॉर्पोरेट जगत को अलविदा कह दिया और इंटेलिजेंट स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से एक नई मानवता के निर्माण के लिए द्वैत लाइफ एजुकेशन की स्थापना की। प्रयोजन था मानव चेतना में गहरा परिवर्तन लाना। उनके प्रारंभिक श्रोता थे कॉलेज के छात्र जिन्हें आत्म विकास पाठ्यक्रम का लाभ मिला। प्राचीन साहित्य की सीख को सरल शब्दों और मनोहर गतिविधियों के रूप में छात्रों तक पहुंचाया गया। वैसे तो अद्वैत का काम अद्वैत था और सभी ने इसकी सराहना भी की, पर दूसरी ओर बड़ी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। सामाजिक और शैक्षणिक संस्थाओं ने छात्रों को केवल परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने और नौकरी की सुरक्षा हेतु डिग्री प्राप्त करने के लिए तैयार किया था। आत्मविकास की शिक्षा, मन के पार की शिक्षा, जीवन शिक्षा जो अद्वैत छात्रों के लिए लाने का प्रयास कर रहा था, वह इतनी नई और इतनी अलग थी कि अक्सर अद्वैत के पाठ्यक्रमों के प्रति उनका रवैया उदासीनता से भरा रहता और कभी कभी तो आंतरिक विरोध का सामना भी उन्हें करना पड़ता था। अक्सर कॉलेजों का प्रबंधन निकाय और छात्रों के माता पिता भी अद्वैत के इस साहसिक प्रयास की महत्ता और विशालता को समझने में पूरी तरह विफल हो जाते थे। हालांकि इन तमाम मुश्किलों के बीच भी अद्वैत ने अच्छा प्रदर्शन करना जारी रखा। मिशन का विस्तार जारी रहा और आज भी यह हजारों छात्रों को स्पर्श कर रहा है, उनका जीवन बदल रहा है। लगभग 30 वर्ष की आयु में आचार्य प्रशांत ने अपने संवाद बोध सत्र में बोलना शुरू करा। यह सत्र महत्वपूर्ण जीवन मुद्दों पर खुली चर्चा के रूप में हुआ करते थे। जल्द ही यह स्पष्ट होने लगा कि ये सत्र गहन ध्यानपूर्ण है, मन को एक अनोखी शांति दिलाते हैं और मानस पर चमत्कारिक रूप से उपचारात्मक प्रभाव डालते थे। आचार्य प्रशांत के शब्दों और वीडियो को रिकॉर्ड कर इंटरनेट पर उपलब्ध कराया जाने लगा और जल्द ही उनके लेखन और उनके व्याख्यानों के प्रति लेखन को प्रकाशित करने के लिए एक वेबसाइट भी तैयार की गई। लगभग उसी समय उन्होंने आत्म जागरूकता शिविरों का आयोजन भी करना शुरू कर दिया। वे सच्चे साधकों को लगभग 30 लोगों के समूह में एक सप्ताह की अवधि के लिए अपने साथ हिमालय ले जाते थे। वे शिविर गहन परिवर्तनकारी घटनाएं बन गए और शिविरों की आवृत्ति में भी बढ़ोतरी हुई। अपेक्षाकृत कम समय में अपार स्पष्टता और शांति प्रदान करते हुए सैकड़ों शिविर अब तक आयोजित किए जा चुके हैं। आचार्य प्रशांत का अद्वितीय आध्यात्मिक साहित्य मानव जाति द्वारा ज्ञात उच्चतम शब्दों के बराबर है। उनकी प्रतिभा वेदांत पर आधारित है। अपनी व्यापक वेदांतिक नींव के साथ उन्हें अतीत की विभिन्न आध्यात्मिक धाराओं के संगम के रूप में देखा जाता है। फिर भी वे किसी परंपरा से सीमित नहीं हैं। वे मन पर जोरदार प्रहार करते हैं और साथ ही उसे प्रेम और करुणा से शांत भी कर देते हैं। एक स्पष्टता है जो उनकी उपस्थिति से निकलती है और उनके होने से एक सुकून मिलता है। उनकी शैली स्पष्टवादी, शुद्ध रहस्यमय
और करुणा में है। उनके सीधे और सरल सवालों के सामने अहंकार और मन के झूठ को छुपने की कहीं जगह ही नहीं मिलती। वे अपने श्रोताओं के साथ खेलते हैं, यानी कि जो वो बोलते हैं सीधी चोट लगती है दिल में। यानी जब वो बोलते हैं वो ये नहीं देखते कि इस बंदे को हर्ट होगा या नहीं होगा, वो बोलते हैं करारा सच, चाहे आपको कड़वा लगे चाहे आपको तीखा लगे, लेकिन उन्होंने बोलना हमेशा सच है। उन्हें ध्यान पूर्ण मौन की गहराई तक ले जाता है। हंसते हैं, मजाक भी करते हैं वो, और समझाते भी हैं। एक तरफ तो वो काफ़ी करीब प्रतीत होते हैं और दूसरी तरफ यह भी दिखता है कि उनके माध्यम से आने वाले शब्दों के स्रोत कहीं और ही हैं। इंटरनेट पर उनके द्वारा अपलोड किए गए 10,000 से अधिक वीडियोस और लेख मूल्यवान आध्यात्मिक संकलन है और सभी के लिए निःशुल्क उपलब्ध भी हैं। यह संकलन इंटरनेट पर दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक सामग्री का भंडार है, जिसमें से 50 लाख से अधिक मिनट प्रतिदिन देखे जाते हैं। वे IIT, IIM और कई अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ साथ TED जैसे प्लेटफॉर्मों पर भी नियमित वक्ता रहे हैं। अभी हाल में ही पेंगुइन पब्लिशर द्वारा प्रकाशित उनकी पुस्तक कर्म राष्ट्रीय बेस्टसेलर रही है। प्रिंट मीडिया में उनके लेख राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते रहते हैं। उनके प्रवचन और साक्षात्कार राष्ट्रीय टीवी चैनलों के माध्यम से भी प्रकाशित किए जाते हैं। आज उनके आंदोलनों ने करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। लोगों के साथ अपने सीधे संपर्क और विभिन्न इंटरनेट आधारित चैनलों के माध्यम से सभी के लिए स्पष्टता, शांति और प्रेम लाने का उनका यह अथक प्रयास निरंतर जारी है। धन्यवाद।